नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार स्टोरी। दोस्तों, जो ये स्टोरी है एक मोसाद के बारे में है। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, और आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। तो दोस्तों, मोसाद ने एक ऑपरेशन किया था, विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑपरेशनों में से एक है। इसका नाम ऑपरेशन थंडरबोल्ट है। जब दोस्तों इजराइल के विमान को हाईजैक किया जाता है और उसको युगांडा उतार दिया जाता है, तो किस तरह मोसाद के जो एजेंट हैं और जो इजराइल की आर्मी है तो वहाँ अपने नागरिकों को छुड़ाती है, ये सब कहानी है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, हम कहानी सुनाते हैं आपको। ये दोस्तों कहानी है 27 जून 1976 की है। तब क्या होता है कि ये तेल अवीव, जो इजराइल की राजधानी है, यहाँ का ये एयरपोर्ट है मित्रों, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से रात को 11 बजे जो एयर फ्रांस की एयरबस होती है, एयर 300 V4-203 इजराइल के शहर तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए उड़ान भरती है। और विमान में कुल दोस्तों 246 यात्री होते हैं और 12 क्रू मेंबर होते हैं, यानी करीबन 250 व्यक्ति होते हैं। और इसमें ज़्यादातर मुसाफिर यहूदी समुदाय के होते हैं और इजराइल के नागरिक होते हैं। फिर दोस्तों, यहाँ से तेल अवीव से उड़ान बढ़ती है प्लेन, और उसके बाद में एथेंस पहुँचती है। तो एथेंस पहुँचती है तब तक तो ठीक था, और एथेंस से कुछ यात्री चढ़ते हैं, उनके साथ में 4 आतंकवादी और चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, करीब 1.5 घंटे की उड़ान के बाद प्लेन एथेंस पहुँचता है, और अब विमान को यहाँ से पेरिस के लिए उड़ान भरना था। और एथेंस में विमान में 58 मुसाफिर और चढ़ते हैं, उसमें से 4 आतंकवादी भी चढ़ जाते हैं, और इन्हें प्लेन हाईजैक करना था। पर दोस्तों, यात्रियों को क्या पता था कि ये आतंकवादी हैं। इसमें से जो 2 आतंकवादी होते हैं वो फिलिस्तीनी लिबरेशन गुट के थे, और बाकी 2 लोग जो जर्मन का दोस्तों एक रिवोल्यूशनरी सेल होता है, ये भी आतंकवादी गुट होता है, इनके थे। तो आप कहोगे कि जर्मनी के कैसे थे? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया था। तो जर्मनी भी इजराइल का दुश्मन है, और फ़िलिस्तीन तो है ही, अभी युद्ध चल रहा है फ़िलिस्तीन और इजराइल में, अभी ख़त्म हुआ है। तो दोस्तों, ये 4 आतंकवादी विमान हाईजैक कर लेते हैं। और आप ये पूछोगे कि विमान कैसे हाईजैक कर लेते हैं, उनको एंट्री कैसे मिलती है? तो दोस्तों, पहले इतना नहीं हुआ करता था, चेकिंग वेकिंग कम हुआ करती थी, तो ये हथियार किसी तरह छुपा कर चले जाते थे अपने जूतों में, इस तरह पर पहुंच जाते थे। तो आजकल तो बहुत चेकिंग हो गई, जांच वाँच होती है, सब मशीन में आ जाता है। फिर दोस्तों, रात 12:30 बजे विमान जैसे ही उड़ता है एथेंस से, तो ये प्लेन हाईजैक कर लेते हैं, और इनमें से एक आतंकवादी कॉकपिट में घुस जाता है और को पायलट को बाहर निकालकर खुद उस सीट पर बैठ जाता है, और पायलट और सभी मुसाफिर अब उसके कब्जे में थे। फिर दोस्तों, जब प्लेन हाईजैक करते हैं तो प्लेन तो पेरिस जा रहा था, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है, और वहाँ उनको पता है कि पेरिस उतारेंगे तो मारे जाएंगे। तो प्लेन हाईजैक करके पेरिस की बजाय विमान को दोस्तों एक लीबिया का शहर है, कर्नल गद्दाफी का नाम सुना होगा आपने, वहाँ के तानाशाह थे,
तो लीबिया का शहर है दोस्तों बेंगहाजी। तो बेंगहाजी ले जाते हैं विमान को। और आप कहोगे बेंगहाजी क्यों ले जाते हैं, डायरेक्ट युगांडा भी ले जा सकते थे। दोस्तों इतना फ्यूल था नहीं विमान के अंदर कि उससे डायरेक्ट युगांडा ले जाया जा सके। तो ये बेंगहाजी ले जाते हैं और वहाँ मुस्लिम सरकार होती है और लीबिया इजराइल का दुश्मन था, तो वो फ्यूल भरने के लिए छूट दे देते हैं। हालांकि वो वहाँ रुकने नहीं देते हैं। ईंधन भरा जाता है और अफरता विमान में सवार एक दोस्तों ब्रिटेन में पैदा हुई एक महिला थी, बीमार होती, उनको वो छोड़ देते हैं। और यहाँ दोस्तों करीब 7 घंटे विमान रुकता है। लेकिन लीबिया सरकार आतंकवादियों के साथ थी, लेकिन वो दिखावा कर रही थी कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हमारे ऊपर दबाव न पड़ जाए और इजराइल हमारे ऊपर हमला न कर दे। इस वजह से उन्होंने उसे रुकने नहीं दिया। 7 घंटे बाद फिर वो उड़ान भरते हैं और उसके बाद दोस्तों सीधी ईंधन भरने के बाद ये दोस्तों ले जाते हैं अफ्रीकी देश युगांडा की तरफ हाईजैक कर ले जाते हैं प्लेन को। और 28 जून 1976 को दोपहर 3:30 बजे ये एंटेबे एयरपोर्ट युगांडा पहुंचता है। यानी दोस्तों देखो 28 जून की बात है, 27 जून यानी एक दिन हो जाता है, क्योंकि 7 घंटे वहाँ रुकता है, 4-5 घंटे प्लेन में लग जाते हैं यात्रा में। तो 28 तारीख को पहुँचता है ये दोपहर 3:30 बजे 3:15 बजे एंटेबे एयरपोर्ट युगांडा। क्योंकि दोस्तों युगांडा के तानाशाह उसमें जो अली अमीन थे, ईदी अमीन नाम होता है। बहुत ही आधुनिक विश्व के क्रूरतम तानाशाहों में से एक है। और दोस्तों ऐसा लोग कहते हैं कि ये इंसान का मांस भी खा लेते थे, हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। तो दोस्तों वो क्या है कि लीबिया और उनकी शरण में होते हैं और युगांडा दूर भी होता है, 4000 किलोमीटर दूर होता है इजराइल से। तो वो ये सोचते हैं कि इजराइल कार्रवाई कैसे करेगा कि हम इनको आतंकवादियों को रुकवा देते हैं और हमारे ऊपर हमला भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना दूर पड़ता है और इतना दूर हमला करना लगभग नामुमकिन था। फिर दोस्तों क्या होता है, युगांडा की आर्मी होती है एंटेबे एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लेती है। और इनका मकसद क्या था, किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना। तो आर्मी घेर लेती है और आर्मी सोचती है कि यदि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे तो उसको हम मार गिराएंगे और इतना दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं इस मैप के अंदर कि कहाँ पड़ता है युगांडा और कहाँ पड़ता है इजराइल। तो दोस्तों इजराइल तो देखो छोटा सा बताते हैं आपको। ये मित्रों आपको छोटा छोटा दिख रहा है, ये क्षेत्र छोटा सा, ये इजराइल है। यहाँ सारे चारों तरफ इसके मुस्लिम कंट्री सब इसके दुश्मन हैं। इजराइल के बाद में ये सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, टर्की हो गया, मिस्र हो गया। तो विमान ये जो लीबिया में रुकता है ईंधन भराने के लिए, यहाँ से ईंधन बढ़ता है और फिर ये चलता है युगांडा पड़ेगा मित्रों। दोस्तों आपको बताते हैं, ये जो विक्टोरिया झील है, एक साइड केन्या है विक्टोरिया झील के, नीचे तंजानिया है और ये क्षेत्र है ये युगांडा है। ये जीके में सवाल पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील किन 3 देशों से घिरी हुई है, तो तंजानिया, कीनिया और युगांडा। तो दोस्तों यहाँ ये ले जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब मानचित्र में एक बार फिर देख लो आप, यहाँ से उड़ान भरते हैं देखिए, फिर यहाँ से पेट्रोल भराते हैं, ईंधन भराते हैं और इनको नीचे ले जाते हैं इस साइड में। ये करीबन 4000 किलोमीटर दूरी होती है
और ईदी अमीन ये तानाशाह होता है, ये काला हफ्सी दिख रहा है दोस्तों, ये युगांडा का तानाशाह होता है और ये भारतीय लोगों को भी बहुत करीबन 60,000 भारतीयों को युगांडा से बाहर भेजता है, एशियन लोगों को। इसकी स्टोरी हम बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों एयरपोर्ट पर एंतबी एयरपोर्ट पर युगांडा की सेना के करीब 100 जवान मौजूद थे और जिन्होंने पूरे एयरपोर्ट के अपने घेर रखा था और फिर एक एक करके मुसाफिरों को नीचे उतार देते हैं और उन्हें एयरपोर्ट के ही उस ट्रांजिट हॉल में ले जाया जाता है जो फ़िलहाल इस्तेमाल में नहीं था। फिर दोस्तों इनको एक हॉल में रखते हैं और अलग अलग हॉल में रखते हैं। इजरायली नागरिकों को अलग हॉल में और गैर इजरायली थे और देशों के उनको अलग हॉल में रखते हैं। और दोस्तों इस पूरी हाईजैकिंग की जानकारी ना सिर्फ ईदी अमीन को थी बल्कि अपहरणकर्ताओं को उसका खुला समर्थन भी था। यानी ईदी अमीन को जानकारी थी और खुला समर्थन भी कर रहा था ईदी अमीन। ओके दोस्तों, कहते हैं कि ईदी अमीन हर रोज़ खुद एंतबी एयरपोर्ट आता था और सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेता था। अब बात है दोस्तों 28 जून 1976 की बात है, उसी दिन की। विमान हाईजैक करने के बाद पहली बार हाईजैकर्स ने अपनी मांग रखी है और वो भी इजराइल वाले भी इंतज़ार करते हैं कि कब वो डिमांड रखें और कब हमें पता चले ये चाहते क्या हाईजैकर्स। तो हाईजैकर्स का मकसद था इजराइल की जेलों में बंद 40 फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों को छुड़ाना। 40 खूंखार फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों को छुड़ाना चाहते थे। इसके अलावा आतंकवादी कीनिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और वेस्ट जर्मनी की जेलों में बंद अपने 13 और साथियों की भी रिहाई चाहते थे। कुल 53 आतंकवादियों को ये छुड़ाना चाहते थे। और दोस्तों साथ ही साथ 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी उन्होंने मांग करी कि आप 53 आतंकवादियों को छोड़ दो और 5 मिलियन डॉलर रुपए दो हमें और अपने यात्रियों को ले जाओ। और मांग ना माने जाने की सूरत में आतंकवादियों ने बंधक बनाए गए यात्रियों को इन्होंने कहा कि हम 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं आपको। 1 जुलाई 1976 की सुबह हम एक एक कर सबको मार देंगे, ये उन्होंने धमकी दी दोस्तों। फिर बात होती है 29 जून 1976 को। ये बता दिया मैंने आपको, 2 ग्रुप में बांट देती हैं और एक में इजरायली नागरिक और दूसरे में गैर इजरायली नागरिक। तो करीबन ये 94 इजरायली नागरिक होते हैं और बाकी अन्य देशों के होते हैं। फिर दोस्तों जो मांग मानी जाने का जो आखिरी दिन बचता है, 1 तारीख को तो उनको मानना था। तो दोस्तों फिर इजराइल कहता है कि इजराइल मांगे मान लेता है, पर इजराइल क्या करता है दोस्तों कि टाइम बढ़वा लेता है। मांगे माने जाने के आखिरी दिन की मोहलत ख़त्म होने पर हाईजैकर्स गैर इजरायली की बंधकों में से 48 मुसाफिरों को छोड़ देते हैं। इनमें से ज़्यादातर बुजुर्ग और बीमार थे और दोस्तों इन्हें एक स्पेशल विमान से पेरिस भेज दिया जाता है। तो मांग मानी नहीं जाती तब तक 48 लोगों को छोड़ दिया जाता है, बूढ़े और बीमार लोगों को। फिर दोस्तों 1 जुलाई 1976 को जब 48 घंटे पूरे हो रहे थे तब इजराइल अपना पैगाम भिजवाता है हाईजैकर्सों को कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, पर दोस्तों उन्हें कुछ मोहलत दी जाए। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन क्योंकि जो 13 अन्य आतंकवादी आप जिसे कह रहे हैं वो अन्य जेलों में बंद हैं, तो हमें और जो देश हैं कीनिया है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी और इसलिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो ऐसे करके दोस्तों वो 3 दिन और बढ़वा लेते हैं कि हम 4 जुलाई का टाइम दीजिए हमें, हम 4 जुलाई तक आपकी मांगे मान लेंगे। तो वो मान लेते हैं हाईजैकर्स। फिर दोस्तों जब इतनी मांगे मान लेते हैं तो 1 जुलाई को यानी 2 दिन बाद में
फिर जो और नागरिक थे सारे लोग जो इजराइल के अलावा थे उनको छोड़ देते हैं और इनको भी एक स्पेशल विमान से पेरिस भेज दिया जाता है। अब दोस्तों मात्र 94 इजरायली नागरिक, फ्रांस के 10 युवा मुसाफिर, इसमें दोस्तों एयर फ्रांस के कुल 12 क्रू मेंबर यानी 116 लोग बचे थे मात्र। अब फ्रांस के भी थे कुछ यात्री। इजराइल की सरकार दोस्तों ये बात तो कर रही थी इनसे, लेकिन साथ में वो और भी वार रूम में चर्चा भी हो रही थी कि किस तरह हम इनसे बिहेव करना है। हाईजैकर्स को दी गई मोहलत नज़दीक आती जा रही थी और इजरायली सरकार ने इस दौरान अपनी जो मित्र अफ्रीकी देश थे और दुनिया के बाकी मुल्कों से ईदी अमीन पर दबाव डालकर बंधकों को रिहा करवाने की कोशिश करी, लेकिन दोस्तों इससे बात नहीं बनी। हालांकि बातचीत के साथ ही इजरायली सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बंधकों को रिहा करवाने के लिए तरकीब पर भी काम कर रही थी। अब दोस्तों बात है 3 जुलाई 1976 की, क्योंकि 4 जुलाई 1976 को टाइम पूरा हो रहा था। तो 3 जुलाई को शाम को इजराइल की कैबिनेट बैठती है और वो आखिरी फैसला लेती हैं कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। तो ब्रिगेडियर जनरल डान सोमरोन को ऑपरेशन का कमांडर बनाया जाता है। इनका नाम क्या था दोस्तों? डान सोमरोन। प्लान बेहद ही जोखिम भरा था, क्योंकि दोस्तों बहुत दूर था, दुश्मन देश में जाना था, 4000 किलोमीटर दूर था और बीच में बहुत सारे दुश्मन देश भी थे कि विमान कहीं राडार की पकड़ में नहीं आ जाए, ये भी खतरा था। रेस्क्यू करेंगे, कहीं हमारे कमांडोज को मार नहीं गिराएं। इजरायली कमांडोज को ये मिशन बिजली की तेज़ी से पूरा करना था, लिहाजा इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। और इस दौरान इजरायली खुफिया एजेंसी जो दोस्तों मोसाद थी लगातार अपना कार्य कर रही थी और रिहा किए गए गैर इजरायली बंधकों से बातचीत के साथ ही मोसाद एंतेबी एयरपोर्ट और उसके उस हिस्से के बारे में तमाम अहम जानकारी जुटा चुकी थी। दोस्तों जो आतंकवादियों से एक बड़ी गलती होती है कि वो गैर इजरायली नागरिकों को छोड़ देती है। जो ये गैर इजरायली नागरिक हैं वो ये सारा बता देते हैं कि इजरायली नागरिकों को कहाँ छोड़ा गया है। तो दोस्तों इससे बहुत सारी सूचना मिल जाती है कि उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। तो इनसे बहुत अहम जानकारी मिलती है गैर इजरायली नागरिकों से, जो दोस्तों इस मिशन में बहुत ज़्यादा काम आती है। और ये एक बहुत बड़ी गलती थी हाईजैकर्स की। इसके साथ ही हाईजैकर्स को युगांडा सेना की सही तादाद भी पता लग चुकी थी। इस बीच मोसाद को पता चला कि 1960 और 1970 के दौरान इजराइल की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अफ्रीका के कई देशों में बहुत सी इमारतें बनाई थी और यहाँ तक कि युगांडा के एंटेबी एयरपोर्ट का वो टर्मिनल भी उसी कंपनी ने बनाया था। और कंपनी के जिस इजरायली इंजीनियर ने वो टर्मिनल बनाया था उसकी मदद से मोसाद ने उस जगह का पूरा नक्शा भी बना लिया, वहाँ बंधकों को जो रखा गया था। फिर बात है दोस्तों 3 जुलाई 1976, प्लान के मुताबिक 100 इजरायली कमांडोज की एक टीम, इजरायली एयरफोर्स के 4 C-130 हरकुलिस जो विमान है, शर्म अल शेख एयरपोर्ट है इनका, यहाँ से ये युगांडा के एंटेबी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरते हैं। इन खास विमानों में काले रंग की मर्सिडीज़ कार और लैंड रोवर कारें भी रखी थी इन्होंने, जो ईदी अमीन के काफिले में हुआ करती थी। और ये इसलिए रखी थी कि ताकि इजराइल जो युगांडा की सेना है उसको गुमराह किया जा सके कि ईदी अमीन है, क्योंकि दोस्तों ईदी अमीन उस टाइम विदेश में था। तो उन्होंने कमांडर को गुमराह करने के लिए कि भाई ईदी अमीन आया है विदेश से। दरअसल मोसाद ने पता लगाया कि ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज कार का शौकीन है और उसी कार से
उसी कार में बाहर निकलता है, जबकि उसके साथ खास सुरक्षा दस्ता लैंड रोवर कार में होता है। तो इस तरह की लैंड रोवर कारें और मर्सिडीज़ कारें साथ ले जाती हैं। तरकीब ये थी कि एयरपोर्ट पर उतरते ही इन्हीं कारों में टर्मिनल की तरफ कूच किया जाएगा, ताकि युगांडा की सेना को लगे कि ईदी अमीन का काफिला है, वो आसानी से टर्मिनल में दाखिल हो जाए। लेकिन दोस्तों, खामोशी के साथ में एंतबी एयरपोर्ट पर 4-4 प्लेन को लैंड कराना आसान नहीं था। युगांडा की एयर स्पेस में चोरी छुपे घुसना था, और बिना एंतबी एयर ट्रैफिक की कंट्रोल की जानकारी में ये तभी मुमकिन था जब दोस्तों विमानों को बेहद कम ऊंचाई पर उड़ाया जाए, यानी करीबन 100 फीट से ऊंचाई पर उड़ाना था। और ये 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं करीबन 4000 किलोमीटर, और रडार की पकड़ में भी नहीं आते हैं। इजरायली एयरफोर्स के 4 कार्गो विमान के साथ 2 बोइंग 707 विमान ने भी उड़ान भरी, और पहला बोइंग जिसमें मेडिकल टीम मौजूद थी, और वो नैरोबी एयरपोर्ट पर रुक गया। पहला बोइंग जो एक कीनिया दोस्तों वहाँ रुक गया था, और वहाँ की सरकार है इजराइल से ठीक बनती उनकी, तो एक विमान वहाँ उतर जाता है मेडिकल स्टाफ का। और जबकि दूसरे बोइंग को बंधकों को वापस लाने के लिए एंटबी एयरपोर्ट पर ही उतरना था, और एक खाली प्लेन जाता है। और खाली प्लेन इसलिए जाता है कि जो हम रेस्क्यू करेंगे तो उनमें लाना था उनको। 2 प्लेन और होते हैं जिनमें कमांडोज होते हैं, और एक प्लेन में दोस्तों जो कमांडर होते हैं उनके इजरायली सेना के, वो ऊपर से रेकी कर रहे होते हैं। 3 जुलाई 1976 एंटबी एयरपोर्ट युगांडा रात 11 बजे, ठीक यही वक्त था। और दोस्तों ये रात को उतरते हैं, ताकि उन्होंने सोचा कि रात को कमांडोज थोड़े मुस्तैद नहीं होंगे, सो रहे होंगे, तो रात को हम उतर जाएंगे। ठीक यही वक्त था जब इजरायली एयरफोर्स के 4 विमान बेहद नीची उड़ान भरते हुए एंटबी एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल को धोखा देते हुए रनवे पर उतर जाते हैं। दोस्तों कितनी बड़ी बात होती है कि बिना ट्रैफिक कंट्रोल को बताएं और सही लैंड कर जाते हैं, और रात की लाइट भी बंद होती है वहाँ। पहला विमान उतरता है तब तो लाइट होती है, तब बाद में उनको पता चल जाता है युगांडा सेना को, तो वो लाइट भी काट देते हैं। तो उनके पास बड़ी बड़ी टॉर्च होती है, तो इस तरह सारे विमान लैंड कर जाते हैं। रात के अंधेरे में चारों विमानों को एयरपोर्ट पर कुछ इस तरह उतारा गया था कि वहाँ मौजूद युगांडा आर्मी और आतंकवादियों को खबर एक ने लगी, और विमान का कार्गो द्वार पहले से खुला था, और एक कर मर्सिडीज और लैंड रोवर कारें रनवे पर उतर जाती हैं, और उनमें पहले से कमांडोज बैठे थे कारों के अंदर। 100 इजरायली कमांडोज की इस क्रैक टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। 3 टीम बनाई थी। इनमें से एक टीम को एयरपोर्ट के टर्मिनल में बंधक बना कर रखे गए मुसाफिरों को छुड़ाने का काम सौंपा गया था, और दोस्तों दूसरी टीम थी, उसको एयरपोर्ट के रनवे पर घात लगाकर बैठी युगांडा की आर्मी और आतंकवादियों से मुकाबला करना था। और तीसरी टीम की जिम्मेदारी थी कि जो मुसाफिर छुड़ा लें उनको खाली जहाज़ में बैठाना था तीसरी टीम की जिम्मेदारी। और जैसे ही विमान उतरता है, इमारत में घुसते ही गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं, और इजरायली कमांडो माइक पर इंग्लिश और हिब्रू भाषा में चिल्ला रहे होते हैं। हिब्रू वहाँ की लोकल भाषा है इजराइल की, तो हिब्रू भाषा में बोल तो देखते हैं तो वो समझ जाते हैं इजराइल के यात्री की हमें हमारी सेना बचाना आई है। वो कहते हैं कि हम इजरायली सैनिक हैं, लेट जाओ। और कमांडोज ने 3 अपहरणकर्ताओं को गोली मार दी। तभी दोस्तों एक 19 साल का फ्रेंच लड़का होता है, वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो क्रू मेंबर होते हैं उनमें एक लड़का होता है, वो खड़ा हो जाता है, और कमांडो ने उसे अपहरणकर्ता समझा और उसे भी गोली मार दी। तो एक ये मारा जाता है एक लड़का, और उनको पता नहीं होता, वो बैठता नहीं है। इसके अलावा 2 और बंधक भी, जो क्रॉस फायरिंग होती है आपस में, युगांडा आर्मी के लोग, ये जो बंधक लोग थे इनको घेर रखे थे, तो क्रॉस फायरिंग में भी 2 लोग और मारे जाते हैं।
और कमांडोज को देखकर 3 अपहरणकर्ता एक दूसरे कमरे में छिप जाते हैं। तो 3 लोग और छिप जाते हैं, मगर इजरायली कमांडोज ने उस कमरे में ग्रेनेड फेंके और गोलियों की बौछार कर दी और तीनों लोग भी मारे गए। फिर दोस्तों क्या होता है कि इजरायली कमांडोज ने अपने इस प्लान को बखूबी निभाया और सबसे पहले उन्होंने बंदूकों को अपने घेरे में लिया और दूसरी टीम थी जो युगांडा की सेना पर टूट पड़ी और उन्होंने भी गोलियों की बौछार कर दी और महज आधे घंटे के अंदर सभी हाईजैकर्स को ख़त्म कर यात्रियों को सुरक्षित प्लेन तक पहुंचा दिया गया। इस पूरी कार्रवाई का जायज़ा हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर काट रहे एक 5वां हवाई जहाज था। इसमें बैठे थे ऑपरेशन के कमांडर जनरल एडम खुद बैठे थे दोस्तों, ऊपर के कमांडर थे। और इस ऑपरेशन में 7 हाईजैकर्स और युगांडा की सेना के 48 जवान मारे जाते हैं। यानी युगांडा की सेना दोस्तों इतनी ट्रेंड थी नहीं, तो वो मारी जाती है। और इनमें जो इजराइल की सेना थी, इनमें जो बंदूक थी दोस्तों, इनमें साइलेंसर लगे होते हैं। तो फिर साइलेंसर लगी होती है, उनको पता भी नहीं चलता है कहाँ निशाना आ रहा है और टक 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 ऐसे करके 48 कमांडो जो मार देते हैं। जबकि एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के करीब 30 विमानों को भी जाते जाते, जब दोस्तों ये पूरा मिशन ख़त्म हो लेता है, जब ये बैठने ही वाले होते हैं विमान में, तभी जो फील्ड पर इनके कमांडर होते हैं, एक ऊपर कमांडर होते हैं, वो तो होते हैं जनरल एडम, और फील्ड के जो कमांडर होते हैं उनका नाम होता है योनाथन नेथनयाहू, और इजराइल के मौजूदा पीएम में उनके बड़े भाई होते हैं। तो दोस्तों वो काम अपना बखूबी करते हैं, लेकिन जाते जाते उनको गोली लगती है और वो वहीं मारे जाते हैं। तो फिर उनको योनाथन नेथनयाहू को विमान में डालते हैं, उड़ान भरते हैं। तो दोस्तों उड़ान भरने से पहले इजरायली कमांडो 30 विमान खड़े होते हैं वहाँ, तो उनको भी बम से उड़ा देते हैं। और उड़ाते क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों इनके विमान तो बहुत नीची दूरी से यात्रा कर रहे थे, 100 फीट पे, तो इसलिए कि कहीं पीछा नहीं कर पाएँ, इसलिए उनको वो उड़ा देते हैं। फिर पीछा भी नहीं कर पाते हैं। और ये तो दोस्तों क्रॉस फायरिंग होती है, तो 3 इजरायली बंदूकों की मौत होती है और 5 कमांडो घायल होते हैं। तो दोस्तों इसमें 5 घायल होते हैं और एक जो मारे जाते हैं योनाथन नेथनयाहू, एक ही कमांडो जो मारा जाता है, 5 घायल होते हैं और 3 यात्री मारे जाते हैं। इसके अलावा एकमात्र एक जो बूढ़ी महिला होती है दोस्तों, वो एक दिन पहले बीमार पड़ जाती है और वो कहीं हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाती है, तो वो भी मारी जाती है। वो बाद में मारी जाती हैं क्योंकि सब ले जाते हैं, तब ईदी अमीन के बस की बात नहीं होती है। तो जो इलाज करा रही हॉस्पिटल में जो महिला होती है, उसको ईदी अमीन मरवा देता है, क्योंकि दोस्तों उसका बस तो चला नहीं और उस बेचारी उस औरत को, बूढ़ी औरत को मार देते हैं। ये दोस्तों ऑपरेशन हुआ था 53 मिनट का ऑपरेशन। 30 मिनट कमांडो कार्रवाई हुई थी उसमें। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मोसाद को सिर्फ यही एक जान का नुकसान हुआ, हालांकि 10 कमांडोज भी घायल हुए थे। कहीं दोस्तों 5 बताते हैं, कहीं 10 बताते हैं। विदेशी ज़मीन पर मोसाद का ये पूरा ऑपरेशन महज 53 मिनट चला और जिसमें से 30 मिनट तक कमांडो कार्रवाई चली। युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन के लिए ये खून का घूंट पीने जैसा था और उसे यकीन ही नहीं था कि कोई उसे उसके देश में घुसकर अपने नागरिकों को छुड़ा कर ले जा सकता है। तो दोस्तों ये लोग इजराइल के कमांडोज हैं, इस तरह वो ले जाते हैं योनाथन नेथनयाहू को, और भी दोस्तों घायल लोग होते हैं उन्हें ले जाते हैं। ये फ़ोटो है, फाइल फ़ोटो। ये दोस्तों ब्लैक मर्सिडीज कार थी जिसमें ईदी अमीन ऐसी कार में चढ़ते थे, ब्लैक। हालांकि वो बाद में उन्होंने चेंज कर ली थी, वाइट मर्सिडीज ले ली थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था। और ये दोस्तों नागरिक थे इजराइल के, छुड़ाए गए थे। जब लाए थे इनको इजराइल तो इनका बहुत स्वागत हुआ था। ये ईदी अमीन का फ़ोटो। तो दोस्तों
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, और यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।